अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दुर्दाना नजम और आज हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से वसीम अल्ताफ साहब ने। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। वसीम अल्ताफ साहब, आप यू हैव बीन ए पीस एंड सोशल एक्टिविस्ट ऑल योर लाइफ और आपने बहुत सारी चीज़ों को ऐसी नज़र से देखा है कि यू कैन डू एनालिसिस अबाउट गवर्नेंस और जो कि ख़ास तौर पर जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी ऑब्वियसली आपकी एक नज़र है। आजकल हम देखते हैं कि जो साउथ एशिया की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के हवाले से, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को एक बिल्कुल ही अलग स्पिन दिया है। मतलब कि इस बार उनका पूरा जो ख़ास तौर पर पिछला साल भी और ये जो अभी जो इनिशियल मंथ्स हैं इस साल के भी, तो उन्होंने जो परफॉर्मेंस लेड इलेक्टोरल जो वो कैंपेन लेकर चल रहे हैं। और अभी एक बहुत ही मेरे लिए तो बड़ी एक्साइटमेंट की बात थी देखने में भी कि बिल गेट्स को किस तरह से उन्होंने एक पूरा फॉर्मेट, इंटरव्यू का फॉर्मेट के तौर पर उन्होंने he met Narendra Modi and they talked about all those performances जो नरेंद्र मोदी ने over the year period of time जो है वो इंडिया में की हैं। आप इस जो एक नया स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग है और नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है, व्हाट हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एशिया? देखिए जी, ये बहुत ही एक इफेक्टिव स्टाइल ऑफ कन्वेसिंग है। बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव और पावरफुल अंदाज है अपने आप को प्रोजेक्ट करने का एज अ लीडर। और आप ये देखिए कि जहां हमारे सियासतदान सारा जोर इस बात पे देते हैं कि वो इंतखाब जीतने के बाद क्या करेंगे, नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि उन्होंने अब तक क्या किया है। यानी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो है, जो कुछ उन्होंने अब तक किया है, वो उन्होंने लोगों के सामने रख दी है कि मैंने ये किया है, अब ये आप देख लें। उसके बरक्स हमारा सारा जोर होता है फ्यूचर में कि जी हम ये करेंगे। और जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर जो भी परफॉर्मेंस होती है लोगों को समझ आ जाती है, फिर इक़्तिदार से चले जाते हैं तो कहते हैं जी कि अब दोबारा हमें मौका मिलेगा तो फिर हम ये करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने अभी रिसेंटली जो बिल गेट्स से मुलाकात की, उस मुलाकात में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। यानी वो हिंदी बोल रहे थे और बिल गेट्स को वो सारा कुछ अंग्रेजी में कम्युनिकेट हो रहा था। और उसमें उन्होंने बहुत ही जो क्रिटिकल एरियाज हैं, मिसाल के तौर पे हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, और फिर उसके अलावा जो उन्होंने वैक्सीन्स डेवलप की, उस हवाले से उन्होंने बात की। और उन्होंने बताया कि उन्होंने मिसाल के तौर पे 2 लाख हेल्थ सेंटर्स पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश किए हैं। और वहां पे कोई डॉक्टर नहीं होता, वहां मरीज जाता है और एक रिमोट एरिया पे एक एक स्पेशलिस्ट है, एक एक्सपर्ट है, वो उसको देखता है थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी, और वो उसको डायग्नोज करता है और वो उसको फिर मुख्तलिफ दवाइयाँ और मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करता है। फिर नारी शक्ति की बात की, यानी खवातीन जो हैं, जो देहातों में रह रही हैं, वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बच्चों की तालीम के हवाले से बात की कि बच्चे किस किस्म की जो एजुकेशन है वो उसमें दिलचस्पी लेते हैं, विजुअल्स और स्टोरीज, और उनको कैसे उन्होंने इंटेग्रेट किया बच्चों की तालीम में, और किस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ देहातों में जाके एग्रीकल्चर को फ़रोग़ दिया और क्लाइमेट चेंज के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दी। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसमें उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं और वो अब लोगों के सामने ये सब कुछ लेके आए हैं। तो बहुत इफेक्टिव स्टाइल ऑफ गवर्नेंस और बहुत इफेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप, और बहुत ही एक मैं समझता हूँ एक एक नया अंदाज है ये बिल्कुल इलेक्शन में जाने का और लोगों को बताने का कि हमने क्या कुछ किया है अब तक। जी अच्छा, दुर्दाना। वसीम साहब, उसके बावजूद आप देखें कि इंडिया की हमेशा से एक पॉलिसी रही है कि वो किसी भी मतलब किसी भी दूसरे मुल्क की इंटरफेरेंस को उन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं किया।
शायद वो एक कॉलोनियलिज्म से वो बहुत फेड अप थे, या उसका जो छाप थी उससे वो हमेशा के लिए जान छुड़ाना चाहते थे। इसीलिए शायद अब जब हिस्ट्री में जाते हैं तो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का इंडिया हिस्सा रहा। ना वो उन्होंने कभी इंटरफेरेंस की, ना वो इंटरफेरेंस किसी को, क्योंकि अभी जो हालिया अभी देखते हैं कि अगर हम पाकिस्तान का और इंडिया का थोड़ा-सा इसमें कंपैरिज़न करें, वैसे तो कंपैरिज़न अब नहीं बनता, हम खुद भी इस चीज़ को थोड़ा-सा समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर थोड़ा-सा करने की कोशिश भी की जाए जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेट, तो दोनों तरफ आप देखें ऑपोज़िशंस के लीडर्स जो हैं, इंडिया में भी एक बहुत बड़ी तादाद ऑपोज़िशंस के लीडर की जो है वो इस वक़्त जेलों में है। और पाकिस्तान में भी इलेक्शन से पहले जो है वो और अभी भी जेलों में है। और दोनों तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को भी कहा और इंडिया को भी कहा कि यू हैव टू कि आप फेयर प्ले करें। लेकिन पाकिस्तान ने उसका कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं पाकिस्तान की तरफ से आया। ख़ास तौर पर अभी जो डोनाल्ड लू की कांग्रेशनल हियरिंग हुई, उसमें तो हमें उन्होंने बता दिया बाकायदगी के साथ कि भई आप हमारे जो है वो 53rd कॉलोनी है। और जिस तरह से बात हो रही थी और हमारी फॉरेन ऑफिस से सिर्फ छोटा-सा एक जवाब गया कि हमने मतलब हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में आप बात ना करें। उसके अलावा उन्होंने हमें बताया जो भी कि ईरान के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, अफ़गानिस्तान के साथ कैसे होने चाहिए, हम खामोश रहे। लेकिन इसके मुकाबले में इंडिया ने फौरी तौर पर ना सिर्फ स्नब किया यूएस को, बल्कि उन्होंने उनके जो एम्बेसडर है, एनवॉय है, उनको बुलाया भी। उनको कॉल भी किया फॉरेन ऑफिस में, उनकी जिसे कहते हैं ना कि आप उनको एक आई डोंट नो व्हेदर आई शुड यूज द वर्ड स्नब और व्हाट। तो डिमार्श डिमार्श ये डिमार्शे तो इसको आप क्या वाकई व्हाई कांट पाकिस्तान डू दिस? माय क्वेश्चन इज। उसकी वजह ये है कि हमने आईएमएफ से हमने लोन लेना होता है। हमने अभी $8 बिलियन मजीद आईएमएफ से लेने हैं। हमने अपने मिलिट्री हार्डवेयर के लिए स्पेयर पार्ट्स उनसे लेने हैं। हमारी $8.33 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं जो अमेरिका जाती हैं। ये 2022 की मैं आपको फिगर बता रहा हूँ। सबसे बड़ा हमारा जो एक्सपोर्ट पार्टनर है वो अमेरिका है। तो जब आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं किसी भी ताकत के ऊपर, तो फिर आप उसके साथ खुल के बात उस तरह नहीं कर सकते। इंडिया की ये मजबूरियां नहीं हैं और इसी वजह से आप देखिए कि उन्होंने वो जो केजरीवाल को अरेस्ट किया गया उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पे अमेरिकन जो डिप्टी हेड ऑफ मिशन है वहाँ पे जो खातून है उनको बुलवाया और उनको वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई 45 मिनट तक उन्होंने बिठाया और उन्होंने उनको बाकायदा तौर पे अपनी नापसंदीदगी का और नाराज़गी का इजहार किया कि जी आपका कोई राइट नहीं है कि आप एक सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में आप मदाखलत करें। हमारा जो अपना लीगल सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रांग है और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो कोई और मुल्क हो, अमेरिका हो, तो हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमें तो चूँकि हमारी डिपेंडेंस है बहुत ज़्यादा, हम अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं, हम यूरोप पे डिपेंडेंट हैं और जब आप डिपेंडेंट होते हैं किसी भी बैरूनी ताकत पे, तो फिर आप इस तरीके से आप अपनी सॉवरेनिटी और आप अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये हमारा एक बहुत बड़ा डिलेमा है। इंडिया में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। इंडिया ने तमाम ममालिक के साथ अच्छे तल्लकात रखे हुए हैं और वो किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। दुर्दाना। लेकिन वसीम साहब, इसकी एक वजह और ये भी नहीं हो सकती कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारा अशराफिया है तबका, जो कि रूलिंग जिसे एलीट कहते हैं, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है। मतलब एक होता है ना कि आपकी अपनी मुल्क के साथ जो एज़ ए रोल ऑफ गवर्नेंस आपका, आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से और जो आपकी डीलिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है सिटीजन्स का और अपने रूलर्स के साथ, वो भी एक हम देखते हैं टूटा हुआ है, वीक है, जिसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है हमारे लीडर्स की। आप समझते हैं कि वो भी एक फैक्टर नहीं है कि जब जैसे यही वैसी बात है, जैसे मैं अगर अपने घर के हवाले से खुद भी सिंसियर ना हूँ, बाहर से अगर कोई बोल के आए तो मैं किस मुँह से उनको कहूँगी कि भई आप इंटरफेयर ना करें। Obviously, you open the door for others to कम इन।
तो ये कहीं न कहीं आकर हमारी अपनी परफ़ॉर्मेंस की जो नेगेटिविटी है उसकी वज़ह से भी तो नहीं ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं इंटरफेरेंसेस? जी, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो 1 अरब 40 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 हुँ, करोड़ 1 अरब 40 करोड़ 140 करोड़ इंसान उसके पीछे खड़े हुए हैं। हुँ, तो अब बात ये है और फिर वो जो इलेक्शन जीता है वो कोई धांधली के ज़रिए नहीं जीता वो। वो हुँ, वाक़ई ही जेन्युइन एक रिप्रेजेंटेटिव है 1 अरब 40 करोड़ लोगों का। तो हुँ, वो जब बात करेगा तो फिर दुनिया उसकी बात सुनेगी। सुनेगी तो जी। यहाँ पे तो आप देखिए ना कि हमारे तो इलेक्शन के रिजल्ट्स ही इंतहाई कंट्रोवर्शियल हो चुके हुँ, हैं। अमेरिका ने कहा है जी कि आप करें अपना ज़रा थोड़ा-सा पोस्टमार्टम करें ना जो ये हुँ, अभी आपके इलेक्टोरल रिजल्ट्स आए हैं इनका। हुँ, आप इस पे ज़रा इंक्वायरी करें कि क्या हुआ है हुँ, ये और रिगिंग जो हुई है उस हवाले से और हमारा बड़ा ही एक वीक सा रिस्पॉन्स इसलिए भी है क्योंकि वाक़ई मतलब हमें पता है इस बात का, ये वो सही कह रहे हैं वो कि इस तरह हुआ है ये। और सर जब उसकी आप तो मिसाल उसकी जी, मिसाल आप देखें कि अभी जो 6 जजेस ने खत लिखा है। जी, 6 जजेस ने खत लिखा है कि हुँ, जनाब एक खुफिया एजेंसी हुँ, उनके ज़ाती ज़िंदगी में मदाखलत करती रही है, इन्फ्लुएंस करती रही है, उनके रिश्तेदारों को हैरेस करती रही है, घरों में कैमरे अ, बरामद हुए हैं घरों से, बेडरूम से। तो अब बात ये है कि हमारी तो पूरी एक जो क्रेडिबिलिटी है, पूरे निज़ाम की वो ही इस वक़्त क्वेश्चनेबल हो चुकी है। तो हम तो खुद एक-दूसरे के सवालों को फेस नहीं कर सकते, तो हमने बैरूनी दुनिया से क्या बात करनी है? हम पहले अपना घर तो दुरुस्त कर लें। हमारे तो अपने घर के अंदर इस वक़्त इतने मसाइल पैदा हो चुके हैं, इतना बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जी। क्रिएट हो गया है, ये जो 6 जजों ने जो एक लेटर लिखा हुँ, है, उसके बाद यानी वो लोग जिनसे कौम इंसाफ की तलबगार होती है, वो खुद इंसाफ के तलबगार इस वक़्त बने बैठे हैं। हुँ, तो जहाँ पे ये हालात हों, वहाँ पे तो फिर आप खुद सोचिए ना कि आपकी क्या फ़ॉरेन पॉलिसी होगी। फ़ॉरेन पॉलिसी उतनी ही आपकी स्ट्रॉन्ग होती है जितना आपका मुल्क स्ट्रॉन्ग होता है। हुँ, जितना आपका निज़ाम स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी हुकूमत स्ट्रॉन्ग होती है, आपके इदारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अब जहाँ पे इदारों का ये हाल है कि इदारे खुद इंसाफ माँगते फिर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही भई किससे इंसाफ माँगे और कौन इंसाफ देगा। और 6 जो सर्विंग जजेस हैं, हुँ। वो उनको इंसाफ एक रिटायर्ड जज देगा। तो रिटायर्ड जज ने क्या इंसाफ देना है? वो जो इंक्वायरी कमीशन है, इससे पहले भी बहुत से इंक्वायरी कमीशन बने हाँ, हैं। बहुत बने। हाँ जी, तो वो उनका क्या अंजाम हुआ? तो इसका भी यही अंजाम होगा। वो हुँ, हर किसी ने जो है ना वो गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी उतार दी है। तो सही बात। अब क्या होगा ना क्या क्या नतीजा निकलेगा इसका? वो आपको पता है, लेकिन सबको पता लेकिन वसीम साहब हमारी जो अदलिया है वो भी कभी अवाम के साथ खड़ी नहीं हुई। उन्होंने भी हमेशा ताकतवर का साथ दिया है। वो ताकतवर चाहे परवेज़ मुशर्रफ हो, अयूब खान हो, ज़िया-उल हक हो या मलिक रियाज़ हो या नवाज़ शरीफ हो या शहबाज़ शरीफ हो। तो हमेशा अगर आप अदलिया का पूरा हम अपने अदलिया की हिस्ट्री देखें तो वो मेरा ख़्याल है आमरों से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। क्योंकि है। अगर देखिए जी अदलिया जो है वो हाई मॉरल ग्राउंड्स ले लेती, ये इनको जो हाई मॉरल ग्राउंड बाद में याद आते हैं। तो अब और कुछ सॉरी आपकी बात काट रही हूँ वसीम साहब, एक बात ये भी चल रही है कि ये जो 6 जजेस हैं, ये बेसिकली प्रो पीटीआई जजेस हैं। इसलिए ये भी इन्होंने दुरुस्त हाँ, ये भी दुरुस्त है कि यही जजेस जो थे जब मिसाल के तौर पे शौकत सिद्दीकी का केस था तो ये खामोश बैठे रहे उस वक़्त। इन्होंने कुछ हुँ, अब ये जो है इस वक़्त अचानक हुँ, नमूदार हो गए हैं और फिर बड़ी बात ये है कि भई आप हाई कोर्ट के जजेस हैं, आपके पास हुँ, पावर है, आप किसी को भी जी, समन कर सकते हैं।
कि भाई आपने हम्म, ये क्या कर रहे हैं, आप ये क्या किया है आपने। आप वहां पे खामोश बैठे रहे। अब आप जो है वो एक खत लिख रहे हैं और एक ऐसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख रहे हैं जिसकी जुरिस्डिक्शन में आता भी नहीं है ये। हम्म, तो तो ये जो है ना, ये बजाते खुद ये कोई एक इसकी लेयर नहीं है इस पूरे मामले की, बहुत सी लेयर्स हैं इसकी। हम्म, कि अब इनको याद आ गया है और अब ये इस तरीके से इन्होंने लेटर लिख दिया है। तो ये सब कुछ तो होता आ रहा था। और फिर ये है कि देखें ना, इन इन जजों ने बहुत कुछ इमरान खान के हक में भी वो फैसले दिए, ठीक है। हम्म, क्या उस वक्त भी प्रेशर था इनके ऊपर या उस वक्त नहीं था? हम्म, तो और फिर ये इन्होंने अपने तौर पे अपनी जुडिशल पावर्स क्यों नहीं इस्तेमाल की उस वक्त? हम्म, यानी अब ये बिल्कुल एक तरीके से वो शिकायत लगा रहे हैं जी, जैसे वो हम्म, स्कूलों के बच्चे नहीं होते कि लगाते हैं। शिकायत टीचर को, जी ये मुझे हम्म, तंग कर रहे हैं, इस तरह से। तो अब वो मतलब ये हम्म, बजाते खुद एक बहुत ही पुरस्कार सा मामला है। जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अगर बड़ा अच्छा मौका था सुप्रीम कोर्ट के पास कि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस इन्होंने रिविज़िट किया, तो उसको कहते हैं कि अब फैसला रिवर्स करते हैं, लेकिन उन्होंने फैसला रिवर्स नहीं किया। इतना कह दिया कि जी जुडिशरी से गलती हुई। अच्छा। तो मतलब अपने आप को बचाते भी हैं और फिर जो लोग जो दूसरी ताकतें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ अभी भी देते चले जा रहे हैं। तो तो अब देखिए ना, ये जो शौकत सिद्दीकी का केस है, जस्टिस हाँ जी। शौकत सिद्दीकी का, इसमें हुँ, इन्होंने वो कहा जी कि ये प्रॉपर इंक्वायरी के बगैर ही इनको हुँ, फारिग कर दिया गया। जी। तो जब बहाल किया गया तो फिर हुँ, कौन सी इंक्वायरी हुई? फिर भी फिर इंक्वायरी होनी कौन-सी चाहिए थी ना। फिर भी होनी चाहिए थी। जी, तो इंक्वायरी तो कोई नहीं हुई जो बहाल हुँ, किया गया। तो ये जुडिशरी के अंदर भी बहुत सी कंट्रडिक्शंस हैं। आप उंगलियों पे नाम गिन सकते हैं उन जजों के जिन्होंने हुँ, स्टैंड लिया। जस्टिस हुँ, हुँ। कॉन्स्टेंटाइन थे, जस्टिस दुराब पटेल थे, और जस्टिस भगवान समधानी दास थे, थे। जी। जस्टिस समधानी थे। हाँ जी, जस्टिस समदानी थे जो रिजाइन कर जी, गए थे वो भुट्टो जी, के। जी, जो भुट्टो के थे, हाँ जी। बल्कि उनके साथ तो बड़ी सख्ती हुई थी, उनको तो घर खाली करा के एक फ्लैट में उनको रहना पड़ा, बहुत सारा उन्होंने मतलब तकलीफ़ें देखी ज़िया-उल-हक के दौर में। एग्जैक्टली। तो वो चंद एक ही हैं जिनको आप उंगलियों पे गिन लेंगे, या वो लोग जिन्होंने मार्शल लॉ के तहत हल्फ नहीं उठाया, जी, वो जज आपको चंद एक मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा तो हमारी जो जुडिशरी है बाय एंड लार्ज, उसका उनका किरदार खासा क्वेश्चनेबल रहा है पिछले 76 साल में। जी अच्छा, बताइए। वसीम साहब, पाकिस्तान में जो टेररिज़्म है, वो तो बिल्कुल कंट्रोल होने में आ ही नहीं रही और हम लोग वही एक नारा लगाते जा रहे हैं। हमारा मतलब एक टेररिज़्म की एक पूरी हिस्ट्री है, पूरी दुनिया में कहीं न कहीं उसको काबू में किया है लोगों ने दुनिया भर में। लेकिन पाकिस्तान उस नरखे से निकल ही नहीं रहा, किसी सूरत भी नहीं निकल रहा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 चीज़ें ही कर रहे हैं। एक तो अफ़गानिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी उन्होंने अपनी सॉइल दी हुई है। दूसरा अपने जवान जो हैं वो पेश कर रहे हैं। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, लड़ तो वो पूरी दिलो-जान से रहे होंगे, हमारी पूरी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, हम सारा इस्तेमाल कर ही रहे होंगे। लेकिन इसका कोई एंड है? ये कभी ख़त्म होगा या पाकिस्तान इसी तरह से ये चलता चला जाएगा? क्योंकि अफ़गानिस्तान में तो हालात ये हो गए हैं कि वो तो मज़ीद रिजिड होते जा रहे हैं, फंडामेंटलिज़्म की तरफ मज़ीद जाते जा रहे हैं। अभी उन्होंने फ़तवा दिया कि जी ख़वातीन को जो है, यानी कि कहने का उनका मकसद ये है कि हम कुरान की जो हदें हैं, मतलब हाथ काटना, ज़िना कोई कर ले तो उसको पत्थर मारना, जब इतनी रिजिड एक कौम आपके पड़ोस में बैठी होगी, तो कैसे टेररिज़्म को हम कंट्रोल करेंगे? इंडिया हमसे बात नहीं करना चाहता, कोई हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहा कि टेररिज़्म को ख़त्म करने के लिए। वी आर लेफ्ट ऑन आवर ओन। तो ये जी। सिलसिला चलता रहेगा। जी, ये जो टेररिज्म है ना, इसमें सबसे पहले तो क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए जी, कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपके रियल एनिमीज कौन हैं, कौन टेररिज्म कर रहे हैं। और यानी आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अभी 5 चाइनीज़ इंजीनियर्स को मार दिया गया है, और चाइना की टीम पहुंच गई है
जो इन्वेस्टिगेशन करेगी यहाँ पे, यानी इवन चाइना को आप पे ट्रस्ट नहीं है, चाइना आप पे ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए उसने अपने बंदे भेजे हैं जो यहाँ आके इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि 22 गाड़ियों पे मुश्तमिल जो एक काफिला था, फुली प्रोटेक्टेड था, और उसके साथ सिक्योरिटी पर्सनल भी थे हर तरह के, वो क्यों टारगेट हो गया? ठीक है जी। तो अब ये है कि वो आप देख लीजिए कि आप में क्लैरिटी ही नहीं है। आप जो कभी आप उनको जंगजू कहते हैं, कभी आप उनको अस्करियत पसंद कहते हैं, कभी आप उनको इंतहा पसंद कहते हैं, कभी आप कहते हैं जी ये टीटीपी है, कभी आप कहते हैं जी नहीं ये टीटीपी नहीं है जी, ये तो जी इंडिया है। यानी पहले तय तो कर लें ना आप कि आप इसको एड्रेस कर रहे हैं और आपके दुश्मन कौन है और उनके हाइड आउट्स कहाँ पे हैं, और आप इससे पहले यानी आप देखें ना, बड़े पुरस्कार अंदाज में बन्नू की जेल से फरार हो गए। पुरस्कार अंदाज कौन था इन्वॉल्व उसमें, कैसे वो निकल गए वहां? तो बात ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है उन टेररिस्ट्स को, आपने उनके कोलैबोरेटर्स को आइडेंटिफाई करना है जो उनको हर तरह की सपोर्ट पहुंचाते रहे, और फिर आपने एक्शन लेना है, आपने उनके खिलाफ एक्शन लेना है। अब आप में क्लैरिटी ही नहीं है कि आपने आपके दुश्मन कौन है, वहां पे है, क्या करना है, आपने किस तरह से आपने करना है। तो आप तभी कोई एक्शन ले सकेंगे कि आप बिल्कुल हर लिहाज से आप में क्लैरिटी हो। लेकिन लगता कुछ यूं है कि हमारी जो पूरा जो एक इस वक्त पावर स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर भी लोगों के बहुत शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं कि इस मसले को किस तरीके से हैंडल करना है। कोई यूनिटी ऑफ थॉट नहीं है इसमें। यूनिटी ऑफ थॉट ही ना हो और आपको पता ही ना हो कि आपका दुश्मन कौन है और आपने करना क्या है, तो फिर तो यही सूरत हाल रहेगी ना कि आप, और ये सूरत हाल रहेगी तो फिर कोई आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेगा। आप खुद गुड तालिबान और बैड तालिबान में आप तकसीम करते रहे, आप तफरीक करते रहे, लेकिन आपको ये उस वक्त समझ नहीं आई कि भाई ये सब अंदर से एक ही हैं, और इनकी आइडियोलॉजी एक है, इनका वर्ल्ड व्यू एक है, और ये एक दूसरे से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। और वो आज आप देख लें कि आज वो सारे इकट्ठे हैं, आप तन्हा हो चुके हैं और वो आपको टारगेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इतना अब सीधा सादा इशू रहा नहीं है, ये खासा एक कॉम्प्लेक्स इशू है टेररिज्म वाला। बिल्कुल सर। और सर दूसरी बात यह है कि जब आपके अंदर इंटरनली आप पीस नहीं है, आप बटे हुए हैं, मतलब हम लोग आपस में ही हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, एक दूसरे को गिराने में हमारा सारा वक्त गुजर जाता है, तो किस तरह से हम बाहर उम्मीद रख सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी ही आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी रिफ्लेक्शन होती है। So the way we treat ourselves, people are treating us the same way. एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच सर, आपका टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस शो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।